अपने दिल पर हाथ रखो और एक बात सच सच बताओ। फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो या अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेरोजगार हो, स्टूडेंट हो, कभी ना कभी दिल में आता है ना कि यार एक दिन अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है। इंडिया में ज्यादातर लोगों का ये सपना रहता है, लेकिन उनके सामने दो बड़े डर होते हैं। पहला तो ये बिजनेस कैसे करेंगे, किस चीज का बिजनेस करेंगे, और दूसरा अरे बिजनेस में इतनी सारी कंप्लायंसेस होती है, रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, कौन सी कंपनी कौन सी एंटिटी बनाएंगे वगैरह वगैरह। अब देखिए, जो पहला बड़ा सवाल है कि किस चीज का बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। इस पर हमने कुछ डिटेल्ड वीडियोस भी बना रखे हैं जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि बिजनेस के लिए कौन सी एंटिटी रजिस्टर करनी है, कौन से लाइसेंसेस लेने हैं, कौन सी कंप्लायंसेस करनी है, उसके लिए मैं हूं ना। तो जनता 4 साल के लंबे अंतराल के बाद हम एक बार फिर शुरू कर रहे हैं एलएलए की बिलव्ड सीरीज बिजनेस बेसिक्स, और ये है फिर से उसका एपिसोड नंबर 1। इस सीरीज में अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक बिजनेस बनाना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर उसको स्केल करने तक के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए तो फायदेमंद होगी ही जो ऑलरेडी बिजनेस या स्टार्टअप कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगी जो अभी जॉब में है, अभी स्टूडेंट है और फ्यूचर में अपना बिजनेस बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके पहले और सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाला हूं कि भैया अगर आपने सोच लिया है कि बिजनेस करना है तो कौन से टाइप की एंटिटी रजिस्टर करें। क्या एक प्रोप्राइटरशिप में काम करें, पार्टनरशिप फर्म बनाए, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करें, ओपीसी बनाए या फिर एलएलपी। और इसके अलावा इसी एपिसोड में मैं आपको 6th एक ऐसी एंटिटी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं और जो टैक्स सेविंग के लिए बहुत ज्यादा कारगर भी है। तो जागरूक जनता, आपका स्वागत है एलएलए की स्पेशल सीरीज बिजनेस बेसिक्स में। मैं हूं आपका होस्ट जागरूक आरजे और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। बाय द वे, इस वीडियो के प्रायोजक है ओडू, वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स, जिसके बारे में कुछ ही देर में बताता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये कौन बंदा है जो हमें बिजनेस के बारे में बता रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। मेरी फैमिली पिछले 50 सालों से बिजनेसेस को कंसल्ट करती आ रही है और हम 500 से ज्यादा कंपनीज के लिए उनकी कंप्लायंसेस एंड पेरोल सर्विसेज हैंडल करते हैं। लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मैं अब तक कई सारे बिजनेसेस अलग अलग सेक्टर में स्टार्ट और स्केल कर चुका हूं, विच इंक्लूड्स कंसल्टेंसी, एडटेक, पब्लिशिंग, कंप्लायंसेस, एफएमसीजी, स्टेशनरी, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो ऑन। और इसके अलावा मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप का प्रोप्राइटर भी हूं, मैं मल्टीपल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हूं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर भी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। तो इस सीरीज में मैं आपको कई सारी बातें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। इसके अलावा जिसके लिए एलएलए फेमस है, हम बहुत सारी रिसर्च को कंपाइल करके आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बुलाएंगे कुछ एक्सपर्ट्स को भी जो मेरे अलावा आपको बिजनेस के अराउंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सी एंटिटी चुने, उसके लिए जनरली आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे: प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, LLP एंड OPC। इनका डिफरेंस समझते हैं। प्रोप्राइटरशिप मतलब एक प्रोप्राइटर जो कि मैंने अपना एक करंट अकाउंट खुलवाया और उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसमें ना किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ना कोई दूसरी झंझटें हैं, ना ही कोई कंप्लायंस भी। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ऋषभ एंड मनदीप, हम साथ में लेबर लॉ एडवाइजर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है जो डिफाइन करता है कि अलग अलग पार्टनर्स में क्या हिस्सेदारी रहेगी, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेगा वगैरह। बाकी तीनों तरह की एंटिटीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के अंडर आती है। प्राइवेट लिमिटेड और OPC को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013 और LLP को गवर्न करता है LLP एक्ट ऑफ 2008। और जैसा कि इनके नाम में ही मेंशन्ड है लिमिटेड, इन एंटिटीज में जो प्रमोटर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। इसका क्या मतलब है और क्या फायदे हैं वो हम कुछ ही देर में समझेंगे। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आप समझते हैं कि इन अलग अलग एंटिटीज को स्टार्ट करने के लिए कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं। आप इस धरती पर हैं और आपने दिमाग में सोचा है कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही कहलाया। लेकिन हाँ, अपने बिजनेस के लिए अगर आप एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं
और वो भी एक स्पेशल नाम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लाइंट से ऋषभ जैन नाम से चेक लेना चाहते हैं तो वो तो मैं ऐसे भी लेके अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको ऋषभ जैन के नाम से नहीं बल्कि आरजे कंसल्टेंट्स के नाम से चेक दे, तो आपके पास आरजे कंसल्टेंट नाम का एक करंट अकाउंट होना चाहिए। उसे खुलवाने के लिए आप कोई ना कोई एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ले लीजिए। मुझे लगता है सबसे आसान जो सर्टिफिकेट लेना है जिससे प्राइवेट बैंक में भी आपका अकाउंट बड़ी आसानी से खुल जाएगा, वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस। इनफैक्ट कई सारे बैंक्स तो आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर भी आपका एक करंट अकाउंट स्पेशल नाम से आपको खोलकर दे देंगे। लेकिन एक मिस्टेक जो कई सारे अर्ली फाउंडर्स करते हैं, प्लीज आप मत करना। सिर्फ अपना करंट अकाउंट खुलवाने के लिए वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? मैं वीडियो के एंड होने से पहले आपको समझा दूंगा। जहां तक बात आती है पार्टनरशिप फर्म की, तो इसके लिए सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि फर्म किस तरह से चलेगी, क्या काम करेगी, कौन कौन पार्टनर होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का, लॉस का, किस रेशियो में वो इस फर्म में अपना पैसा लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। स्टाम्प पेपर पर ये डीड साइन करने के बाद आप चाहे तो इसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं। हमारे देश में ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड चलती है। लेकिन हां, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में किसी प्रकार का इमूवेबल एसेट लेना चाहते हैं, आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लेना चाहते हैं, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इन बाकी तीनों एंटिटीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा पेचीदा है जिसमें जनरली एक प्रोफेशनल की आपको मदद लगेगी और इन सब के रजिस्ट्रेशन होते हैं एमसीए की वेबसाइट पर। अब सवाल उठता है कि क्या आप अपनी बिजनेस एंटिटी का कुछ भी नाम रख सकते हैं? What is your real name? I am interested. Employees, Muswashans. That is a made-up name. तो प्रोप्राइटरशिप के केस में आप अपने बिजनेस का कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि जेन एंड सन्स, जेन एंड कंपनी, या कुछ मॉडर्न नाम जैसे कि जेन एसोसिएट्स, व्हाटएवर। लेकिन आप इसमें एक तो प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी जैसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे टाइप की बिजनेस एंटिटीज के लिए रिजर्व्ड है। और दूसरा, ऐसे कोई नाम जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड है, जैसे कि आपने कोई फैक्ट्री लगाई और उसका नाम रख दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिलायंस आप पर ट्रेडमार्क वायलेशन का लॉसूट फाइल कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी रूल्स एग्जैक्टली सेम है। मैं अपनी फर्म का नाम रख सकता हूं ऋषभ मनदीप एंड कंपनी या फिर आरएम एसोसिएट्स वगैरह वगैरह। बाकी एंटिटीज जो सारी की सारी एमसीए के अंडर आती है उसमें नेम आपको प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही मिलता है, और वो भी आसानी से नहीं। इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि भारत में लगभग 27 लाख एंटिटीज प्राइवेट लिमिटेड अभी तक रजिस्टर हो चुकी है, और ऐसा कोई नाम आप चूज नहीं कर सकते जो इनमें 27 लाख कंपनीज में से किसी के एकदम आसपास हो, सिमिलर हो। That man's an imposter. That man is the imposter. तो जनरली आपको लंबे लंबे 3-4 वर्ड्स के नाम डालने पड़ेंगे ताकि उनमें से कोई ना कोई एक नाम एमसीए अप्रूव करे जिससे आप आगे रजिस्ट्रेशन करवा पाए। जैसे कि ये नाम एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, ये एक्चुअली नायका की पेरेंट कंपनी का नाम है। वैसे ही ये नाम है अपस्टॉक्स की पेरेंट कंपनी का। तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मल्टीपल नामों की लिस्ट फॉर अप्रूवल सबमिट करते हैं, जिनमें से आपको कुछ नामों का अप्रूवल मिल जाता है जो बाकी किसी नामों से मैच नहीं हो रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा ना? वैसे आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस का नाम रखना तो वैसे सबसे आसान काम है। आपको बिजनेस बिल्ड करना है, मार्केटिंग करनी है, हायरिंग करनी है, सेल्स करनी है, उसके बाद कंप्लायंसेस करनी है, इवन वेबसाइट भी बनानी है। 50 काम होते हैं एक बिजनेस ओनर के। इसीलिए आपके बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म में आपको सजेस्ट करता हूं, ओडू। ओडू एक ओपन सोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ओडू पर आपको इनवॉइसेस, पेमेंट, इन्वेंट्री, वेबसाइट मैनेजमेंट से लेकर बिजनेस रिपोर्टिंग तक की 70 से ज्यादा एप्लीकेशंस मिल जाती है जिससे आप पूरा बिजनेस खुद मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह, फुल्ली इंटीग्रेटेड। मतलब ओडू अकेला आपके बिजनेस की बहुत सारी नीड्स को सॉल्व कर देगा और आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। और एक मजेदार बात, ओडू पर आपको एक एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री मिलती है, वो भी सपोर्ट और अनलिमिटेड होस्टिंग के साथ। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, यहां पर आप अपनी बिजनेस नीड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं बाय एडिंग मोर एप्लीकेशंस, वो भी सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन से शुरू होके। ओडू का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो पूरा देखने के बाद जरूर चेकआउट करें। बैक टू द वीडियो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो है लीगल एंटिटी और लायबिलिटी की। ये शब्द आप ध्यान से समझिए। तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के केस में जो प्रमोटर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाकर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके ऊपर आपने 10-15 लाख रुपए का लोन लिया अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में। बिजनेस में हो गया लॉस, और आपने तो भले ही खुद के 5 लाख रुपए लगाए थे और बाकी लोन लिया था, लेकिन जो लोन रिकवरी वाले हैं वो आपके पर्सनल एसेट बेचकर
हो सकता है आपका घर बेचकर, आपके गहने बेचकर, आपकी गाड़ी बेचकर भी अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लायबिलिटी है वो सिर्फ इस फर्म या सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। प्रोप्राइटर भी उतना ही लायबल है या उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स भी उतने ही लायबल हैं। इन दोनों ही केस में प्रोप्राइटर की और पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी भी बनती है और बिजनेस और प्रोप्राइटर पार्टनर में कोई भी लीगल एंटिटी का डिफरेंस नहीं है। लेकिन बाकी तीनों एंटिटीज के केस में जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनीज और एंटिटीज के केस में जो पार्टनर की, जो डायरेक्टर की लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ऋषभ और मनदीप ने एक प्राइवेट लिमिटेड में 5-5 लाख रुपए की कैपिटल डालकर बिजनेस शुरू किया। उसके बाद 50 लाख रुपए का घाटा हो गया, कुछ उसमें लोन वगैरह भी था। लेकिन जो लोन रिकवरी वाले हैं वो आपके पर्सनल एसेट पे अटैक नहीं करेंगे, बशर्ते उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में नहीं लिख रखा है और आपने कुछ ऐसा अजीबोगरीब साइन नहीं किया है। इन जनरल केस में जो कंपनी के एसेट हैं वहीं तक ही उनकी रिकवरी हो पाएगी, मेरे पर्सनल एसेट्स को अटैच नहीं किया जाएगा। मे भी शायद यही रीजन है कि कंपनीज बैंकक्रप्ट होने के बाद भी अनिल अंबानी बड़े आराम से रह रहे हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो देखो, प्रोप्राइटरशिप के केस में तो एक ही बंदा होगा, एक से ज्यादा बंदों को बिजनेस करना है साथ में, तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। डायरेक्टर्स के पास भी शेयर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड के केस में मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स। एलएलपी के केस में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड। और ओपीसी के केस में जैसा कि नाम सजेस्ट करता है 1 पर्सन कंपनी, उसमें आपको चाहिए 2 लोग, क्योंकि एक तो डायरेक्टर होगा और एक नॉमिनी डायरेक्टर होगा। पहले वाला डायरेक्टर को कुछ हो गया तो ये डायरेक्टर बन जाएगा वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो कंपनीज होती है उनका कंसेप्ट है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चला गया तो कंपनी बंद हो गई। कंपनी और पर्सन ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। अब भैया बात करते हैं टैक्स की। अगर मुनाफा आपने कमाया, लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं बनाया, तो उस मुनाफे पर कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा अलग अलग एंटिटीज में। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में तो कोई पैन कार्ड ही डिफरेंट नहीं होता। मतलब जो प्रोप्राइटर का से ऋषभ जैन का जो पैन कार्ड है वही मेरी प्रोप्राइटरशिप का ही पैन कार्ड है। तो मेरे बिजनेस ने जितना भी पैसा कमाया वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा और मेरी स्लैब के हिसाब से उस पर मुझे टैक्स देना होगा। पार्टनरशिप फर्म और बाकी सारी ही एंटिटीज में पैन कार्ड सेपरेट बनता है। इसमें पार्टनरशिप फर्म में फ्लैट 30% के हिसाब से टैक्सेशन होता है और उसके ऊपर भी कुछ कुछ रूल्स हैं जिसको हम जब डिटेल्ड में पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तब आपको समझाएंगे। बाकी तीनों ही एंटिटीज में 30% या उससे कम भी टैक्सेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रूल्स, रेगुलेशन, टर्नओवर। अगर आपका बिजनेस हेवीली प्रॉफिटेबल है और आप अपना पैसा बिजनेस में ही रखना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ये सब बातें हो गई अलग अलग फैक्टर्स की, जिसके हिसाब से अब हम इस पोजीशन पर हैं कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी एंटिटी चुननी है वो जान सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बोनस टिप बोल देता हूं। तो मैंने आपको बीच में बताया था कि सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेना है। उसके पीछे कारण ये है कि गवर्नमेंट ने ही खुद जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है टिपिकल बिजनेस के लिए वो रखी है 40 लाख रुपए। उसके नीचे गवर्नमेंट ही बोल रही है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और मान लीजिए आप ऑनलाइन से कोई कोर्स सेल कर रहे हैं 1000 रुपए का, तो वही कोर्स आपको जीएसटी लगाकर 1180 रुपए का बेचना पड़ेगा। यानी आप ऑलरेडी 20% महंगे हो गए, आपकी कंप्लायंसेस बढ़ गई, आपको इनिशियल जो कस्टमर चाहिए, जो इनिशियल ट्रैक्शन चाहिए था वो आपको नहीं मिला। तो वेट करिए कि आप जब इस लिमिट के आसपास पहुंचे तभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। हो सकता है आपका बिजनेस उतना स्केल ही ना हो या उससे पहले बंद करना पड़े, तो इतनी सारी कंप्लायंसेस, बाद में नंबर सरेंडर करना वगैरह, ये सारी हेडेक आपको नहीं लेनी है। अगर ये बोनस टिप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, आगे और इन्फॉर्मेशन है। तो किस टाइप के बिजनेस के लिए कौन सी बिजनेस एंटिटी सही रहेगी? प्रोप्राइटरशिप उन बिजनेसेस के लिए जो छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, अपना रिटेल या ट्रेडिंग का छोटा काम कर रहे हैं, एक क्लिनिक चला रखा है, कोई कंसल्टेंसी है, कोई सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस है जिसमें ज्यादा लोन लेना है, ना ईसॉप वगैरह बांटना है, ना फंडिंग लेनी है। ये इन सारे सिंपल बिजनेसेस के केस में, जिसे आम भाषा में धंधा बोला जाता है, वो आप अपनी प्रोप्राइटरशिप में बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी ये सारे ही बिजनेस आ जाएंगे, एक्सेप्ट कि आपके पास इसमें एक से ज्यादा लोग हैं जो सेम बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, मैं इसमें आपको एक पर्सनल ओपिनियन और देता हूं। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं जिसमें इवेंचुअली आपको फंडिंग लेनी है, इवेंचुअली आपको बड़ा लोन लेना है, ऐसा, लेकिन अभी आप अपने को फाउंडर्स के साथ एक MVP बना रहे हैं, एक पायलट बना रहे हैं, उस केस में भी आप शुरू से प्राइवेट लिमिटेड ना बनाकर एक
पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। उस फर्म में कंप्लायंसेस कम रहेगी, आप कुछ महीने साथ में काम करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह कर पाएंगे। और मान लीजिए आपकी कंपनी आगे बढ़ने लगी, आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन सही रहा और आपको लगा कि हाँ अब हमें फंडिंग वगैरह के लिए जाना चाहिए, तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म की जगह एक प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिएगा। तब तक पार्टनरशिप फर्म आपके बीच में ट्रस्ट भी रखेगी और आपकी कंप्लायंसेस का हेडेक भी कम रखेगी। इनफैक्ट मैंने भी मल्टीपल अपने बिजनेस इसी तरह स्टार्ट किए थे एज अ पार्टनरशिप फर्म, और उससे बाद में जब वो स्केल हो गए तब प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट यूज केस, मान लो आपकी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्केल हो गई है, किस लेवल तक कि अब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा है या फिर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए, आपको पीएफ ईएसआई नंबर वगैरह लेने पड़ रहे हैं, तब मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जीएसटी नंबर पीएफ ईएसआई नंबर लेने से पहले आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बना दीजिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता फ्यूचर में अगर आपको बिजनेस बंद करना पड़ गया तो प्रोप्राइटरशिप का प्रूफ देना कि मेरा बिजनेस बंद हो चुका है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वेयरएज पार्टनरशिप फर्म के केस में आप इजीली क्लोजर डीड बना सकते हो, बैंक अकाउंट क्लोज कर सकते हो और डिपार्टमेंट मान जाएगा कि हाँ भाई आपका बिजनेस बंद हो चुका है, आपका जीएसटी नंबर पीएफ ईएसआई नंबर हम सरेंडर कर देंगे। लेकिन आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे हमारे पास तो पार्टनर है ही नहीं, तभी तो प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए तो 2 लोगों की जरूरत है। तो वो लोग अपने साथ किसी भी एक फैमिली मेंबर को ऐड करके उसे एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ताकि आपकी पार्टनरशिप फर्म भी बन जाएगी और आपकी जो जीएसटी और बाकी कंप्लायंसेस है वो आपके पर्सनल नाम पर होने की बजाय आपका पैन, जीएसटी, पीएफ ईएसआई नंबर एक सेपरेट एंटिटी में हो जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि बिजनेस के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराते हैं। बड़ा ही टशन मिलता है कि मेरी तो एक प्राइवेट लिमिटेड है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड उन लोगों को रजिस्टर करानी चाहिए जो बड़े वेंचर्स कर रहे हैं, हाईली रिस्की वेंचर्स कर रहे हैं, जिसमें उनको एक्सटर्नल कैपिटल चाहिए, फंडिंग चाहिए, लोन लेना है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है, बड़ी बड़ी कंपनी से डील करना है जहां पर ट्रस्ट इश्यू हो जाता है और ट्रस्ट के बिना सेल ही नहीं हो सकती। एग्जांपल के लिए आपसे एक बड़ी 5 स्टार होटल चेन के पास कोई अपना प्रपोजल लेके जाएंगे और आप बोलेंगे मेरी तो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो आपके साथ डील ही नहीं करेंगे। जिन बिजनेसेस में आपको रैपिड ग्रोथ चाहिए, बहुत सारी वर्किंग कैपिटल चाहिए, कंपनी में एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए उन्हें ईसॉप्स देने पड़ रहे हैं, इन सारे केसेस में ही आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाइए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इन बड़े बिजनेसेस में रिस्क ज्यादा रहती है, इसलिए आपकी लायबिलिटी का लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बड़े बिजनेसेस जो आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स हो, ये सारे जनरली प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज होती है। एलएलपी कुछ बहुत लिमिटेड केसेस के लिए है जिसमें बिजनेस तो बड़ा बनाना है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फंडिंग या पार्टनर अपनी कैपिटल, अपने लोन से ही उस कंपनी को बड़ा बनाएंगे और रिस्क बिजनेस में ज्यादा नहीं है। इसलिए आप जनरली देखेंगे सर्विस कंपनीज या कंसल्टेंसीज को एलएलपी बनाते हुए, जैसे कि लीगल कंसल्टेंसी, सीए कंसल्टेंसी, कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ये सारे लोग एलएलपी में ऑपरेट करते हैं क्योंकि इसमें ट्रस्ट तो आ जाता है लेकिन उतने ज्यादा आपको फंडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, तो उतनी कंप्लायंसेस भी आपको क्यों करनी। एंड लास्टली रिटेल स्टोर, इन केस अगर आपके पास कोई पार्टनर है ही नहीं और अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं जो थोड़ा सा रिस्की भी है, जैसे कि कोई बड़ा रिटेल खोलना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, इन सारे केस में आप ओपीसी बना सकते हैं। लेकिन ओपीसी में खुद की थोड़ी बहुत लायबिलिटी है कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा हो या आपका टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, जो पहले लिमिट काफी कम थी अब बढ़ गई है, तो आपको इस ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। आप बोलोगे यार हो जाए मेरा 40 करोड़ रुपए तो मैं तो खुशी खुशी प्राइवेट लिमिटेड क्या लिमिटेड बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपना शुरू ही हो रहा है मामला, तो अभी ओपीसी में आप आराम से काम शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, इन बिजनेस एंटिटीज को बनाने का एक खर्चा है और उसे मेंटेन करने का एक खर्चा है। बनाने का खर्चा लीस्ट है प्रोप्राइटरशिप में कि उसमें कुछ खर्चा ही नहीं है, उससे ज्यादा थोड़ा पार्टनरशिप फॉर्म में, फिर एलएलपी और ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में, इन सब में रिलेटिवली हाई खर्चा आएगा आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसी तरह से इनको मेंटेन करने के लिए हर साल बहुत सारी कंप्लायंसेस होती है। सबसे कम कंप्लायंस होगी आपकी प्रोप्राइटरशिप में, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद जो एलएलपी है या ओपीसी उसमें थोड़ी सी मॉडरेट कंप्लायंस है, ओपीसी में क्योंकि बंदा डायरेक्टर ही एक है, और प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज्यादा कंप्लायंसेस आपको करनी होगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं बिजनेस बेसिक सीरीज के इस एपिसोड 1 का बोनस टिप आपको बताऊं, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज 1 सेकंड वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो हम किस बिजनेस एंटिटी को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए बनाएं, क्या प्रोप्राइटरशिप पे बनाएं, क्या प्राइवेट लिमिटेड पे बनाएं, क्या एलएलपी पे बनाएं। जो कमेंट ज्यादा आएंगे उसी पर एपिसोड नंबर 2 आएगा। तो चलते हैं बोनस टिप की तरफ। एक और बिजनेस एंटिटी है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, वो है HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान लीजिए मैं, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, मेरा सन, हम सब मिलकर हमारा स्टोर चलाते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं सीधा मेरे अकाउंट में ले लेता हूं। तो मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, मेरी बीवी भी ऐसा सोच रही है कि अरे भाई हम भी काम करते हैं आपके स्टोर पर, हमें तो कुछ पैसा नहीं मिलता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां एक पूरी फैमिली
एज अ यूनिट मिलकर काम कर रही है वो अपनी एक HUF फॉर्म कर सकती है। जस्ट लाइक प्रोप्राइटरशिप, इसमें भी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, एक HUF की डीड बन जाती है जिससे वो बैंक अकाउंट खुलने में आपको आसानी होती है। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि HUF को फॉर ऑल टैक्स पर्पजेस एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब इसमें जो आपको एज अ इंडिविजुअल अलग अलग स्लैब रेट मिलती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो 2.5 लाख रुपए, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए, तब तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है। HUF को भी वही लिमिट मिलती है। इनफैक्ट ATC जैसे एग्जम्पशंस भी, जैसे कि PPF में कोई पेमेंट कर दिया, वो भी HUF को मिलता है। मतलब मेरे फैमिली में वैसे तो 4 ही लोग हैं, लेकिन टैक्स पर्पसेस से 5 लोग हो गए और 5वें व्यक्ति का भी अपना एक अलग पैन कार्ड है, एक अलग वजूद है। लेकिन इसमें कैवियाट ये है कि केवल हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट यही लोग HUF अपनी फॉर्म कर सकते हैं। बाकी रिलीजन्स के लिए HUF का कंसेप्ट नहीं है। तो जनता, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम पहले लाइक बटन दबा दो और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त, उस रिश्तेदार के साथ जो बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन अभी तक उसके बारे में जरा कंफ्यूज है। हो सकता है उसकी कुछ मदद हो जाए और हो सकता है आपको कुछ दुआएं मिल जाए। अगर आपके कोई प्रश्न है या फिर आप बताना चाहते हैं कि अगला एपिसोड हम प्रोप्राइटरशिप पे बनाए, पार्टनरशिप पे बनाए या फिर प्राइवेट लिमिटेड पे, तो नीचे कमेंट करते जाइएगा। और जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन से ओडू चेकआउट करिए और हाँ, अपनी फ्री ऐप को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, मिलता हूं किसी शॉर्ट या फिर किसी लॉन्ग या फिर बिजनेस बेसिक्स के एपिसोड नंबर 2 में। जय हिंद। अरे अभी तक यहाँ पर हो, या तो बहुत फ्री हो या फिर सच में पैशनेट हो अपना बिजनेस बिल्ड करने में, स्केल करने में, तो आप ही जैसे फाउंडर्स के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव जो मेरे दिल के बहुत करीब है और उसका नाम है एप्स, यानी AI पावर्ड एंटरप्रेन्योर्स। ये एक फाउंडर्स ओनली कम्युनिटी रहेगी जिसके 3 पिलर्स हैं: नेटवर्किंग, लर्निंग एंड ग्रोथ। इस कम्युनिटी के माध्यम से हमारा मकसद रहेगा कि आप अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएं और उसे स्केल भी कर पाएं। इस कम्युनिटी में मैं और निवेदन जो है फ्यूचर एंड AI के फाउंडर, हम दोनों रहेंगे और आपके साथ बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, रिसोर्सेस शेयर करेंगे और कई सारे एक्सपर्ट्स को लाकर वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज और AI को यूज करके आप अपने बिजनेस जर्नी में जहां पे भी अटके हो उससे एक स्टेप आगे बढ़ पाओ। और जनता, इस कम्युनिटी को हम एब्सोल्युटली फ्री रखना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है फ्री की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए एक नॉमिनल सी 199 रुपीज की कमिटमेंट फीस हम ले रहे हैं फॉर फर्स्ट 1000 एप्स, यानी AI पावर्ड एंटरप्रेन्योर्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपके साथ बात करने, डिस्कशन करने और साथ में कई सारे बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए। मिलता हूं आपसे कम्युनिटी में। कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन लिंक और बाकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।